नमस्कार मित्रों। बात 26 जून 1975 यानी 1975 की है। उस समय में भारतीय सेना में सेवारत था। क्या होता है कि सुबह सुबह एक अनाउंसमेंट होता है और हम और हमारे साथी कुछ ड्यूटी पर थे और कहा जाता है, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके पीछे कोई कारण भी नहीं है आतंकित होने का। इस प्रकार से 26 जून की रात में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी की अनुशंसा पर समकालीन तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अब यह अच्छा था या बुरा था, इस पर हम संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आज तक उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या उस पर उठा पटक हो रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या दूरगामी परिणाम हुए, आज भी उसके प्रभाव अपर हाउस, लोअर हाउस या भारत के प्रजातंत्र में सुनाई देते हैं। क्या गलत था, क्या सही था, मैं पूरी समीक्षा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और पूरे वीडियो तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि वह घटना सही थी या गलत थी। मैं तर्कों के आधार पर बताऊंगा और किस प्रकार आज के वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं इस पर अपनी डिबेट जारी रखे हुए हैं। इस पर भी मैं विस्तार से बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और आपातकाल यानी संविधान के अक्स तले ही उस रात संविधान की हत्या हो जाना आम आदमी की आज़ादी से लेकर कानून की बागडोर तक को चंद लोगों ने अपने हाथ में उस समय ले लिया था। भारत की संसदीय प्रणाली अपनी 28 साल की यात्रा पर अभी उतर ही रही थी कि दिल्ली के शाही तंत्र ने इसे अपना ग्रास बना दिया, निकल गए इसको आंतरिक सुरक्षा के नाम पर। आंतरिक सुरक्षा मतलब उस टाइम जो है कुछ लोग विरोध कर रहे थे। पूरे तंत्र को चंद हथेलियों में कैद कर दिया गया था और 49 ईयर्स पहले, 49 वर्ष पहले देश के दामन पर लगे यह क्या दाग उसे भविष्य में कोई धो पाएगा या जो है इसको कहीं दोहरा तो नहीं सकता है। भय से भरा हुआ यह प्रश्न हर जहन में, हर दिल में आज भी कौंध रहा है, बशर्ते कि एक अनुशासित सैनिक होने के नाते इस विषय पर हमारा कोई उस समय औचित्य नहीं था बोलने का। हम अपनी ड्यूटी में थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन जब हम आज देख रहे हैं इतने वर्षों बाद स्थिति को, लगभग 49 ईयर्स 50 साल होने के बाद, तो उसके बाद अभी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके परिणाम हैं, दूरगामी परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं, आज भी दिखाई दे रहे हैं। देश में हुए आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा सत्र से पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, सबको पता है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को करीब 22 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया गया था। वहीं लोकसभा में भी करीब 18 घंटे की इस पर चर्चा हुई थी, बाद में इसे पास कर दिया गया था। इस चर्चा में
दोनों सदनों के नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी थी, सबने सुना। इसके साथ ही दोनों सदनों में सभी पार्टियों ने, जो प्रमुख पार्टियां थी, उनके नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जैसे चर्चा होती है तो चर्चा शुरू कर दी। अब चर्चा के बाद उस पर क्या क्या होता है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष हंगामा करने लगा। सबने सुना क्या हंगामा हो रहा था। शुरू में कुछ देर तक तो विपक्ष नारेबाजी करते रहा और अंततः पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के शुरुआती चर्चा के बाद वॉकआउट कर दिया। मतलब प्रजातंत्र के मूल्यों पर कुठारा खाता है। पीएम साहब ने राज्यसभा में 10 बातें रखी थी जिनको सुनने के लिए, मतलब वो सही तर्क वाली बातें, तो प्रजातंत्र के साथ एक मजाक था। अगर यह बात नहीं सुनी गई, चाहे वो गलत थी या सही थी, उस पर चर्चा हो सकती थी, पर लेकिन जो अनुशासनहीन था और उसके अंदर जनप्रतिनिधियों द्वारा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा, राज्यसभा या जो भी लगा लो आप संसद में हुआ, वो थोड़ा सा अशोभनीय था, आलोचना के लायक था। अब प्रधानमंत्री जी ने जो पॉइंट रखे थे, प्रधानमंत्री जी ने पहला पॉइंट रखा था कि राज्यसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि इस बार के चुनाव में उनसे संविधान की रक्षा, उन्होंने संविधान की रक्षा की है, जबकि संविधान को तो जनता ने हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कांग्रेस अपने पुराने करतूतों को भूल जाती है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान पर बुलडोजर चलाने का काम किया। दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के बैंकों के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से मजदूरी करने वाले मजदूर अब दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं। जो रोज़गार ढूंढ रहा था वो रोज़गार दे रहा है। आने वाले 5 सालों में हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। हमने जो पिछले 10 सालों में काम किया, आने वाले 5 साल में इसकी गति वे और तेज करेंगे। सबका साथ सबका विकास, जबकि सबका साथ सबका विकास तो किया मोदी जी ने, पर लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिनका विकास उन्होंने किया उन्होंने कुठाराघात किया, धोखेबाजी की। प्रधानमंत्री जी का तीसरा पॉइंट था कि पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हुए विभत्स घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ममता सरकार, टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में महिला को पीटते हुए वीडियो हैरान करने वाला है। महिला के हो रहे अत्याचार को लेकर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। चौथा जो पॉइंट था, जिसको भी नहीं सुन रहे थे विपक्ष वाले, तर्क संगत था। देश का पहला चुनाव जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आप अब भी फर्जी नैरेटिव चलाते रहेंगे? क्या आप 1977 के चुनाव को भूल गए हैं? अब समाचार पत्रों, रेडियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब लगा दिया गया था उस समय रेडियो पर, उस टाइम रेडियो चलता था, कोई टीवी वगैरह का कम था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। रेडियो पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रिंट मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि बोलने की भी अनुमति नहीं थी। देश ने एक ही मुद्दे पर वोट किया, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी साहब ने कहा था कि संविधान को बचाने के लिए इससे बड़ा कोई चुनाव ही नहीं हुआ। यह भी बात हजम नहीं हुई विपक्ष को। पांचवा विषय था आपातकाल के दौरान कई छोटे छोटे राजनीतिक दल बने थे जो आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कल मैंने पीएम साहब ने लोकसभा में कहा था कि यह परजीवी कांग्रेस है। जहाँ से अकेले चुनाव लड़ते हैं वहाँ उनका स्ट्राइक रेट शर्मनाक है और जहाँ इन्हें किसी का समर्थन मिला तो ये बच गए। ये जो है पांचवा पॉइंट और छठवां पॉइंट मणिपुर बोलते हुए मोदी जी ने कहा कि मणिपुर में 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 11,000 से ज़्यादा FIR वहाँ पर दर्ज कराई गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्थिति सामान्य हो रही है, जबकि राज्य में आई बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा मणिपुर को केंद्र सरकार की पूरी मदद दी जा रही है। इसके लिए NDRF की टीमें भेजी गई हैं। मेरे ख्याल से 2 टीमें वहाँ पर मणिपुर में भेजी गई है। पीएम मोदी जी ने 7वां पॉइंट कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी जांच एजेंसियों पर हमेशा आरोप लगाती है कि सरकार उनका दुरुपयोग करती है। यह लोग शराब घोटाला करते हैं। खुद विपक्ष वाले शराब घोटाला करते हैं। खुद विपक्ष भ्रष्टाचार में लगी हुई है। पहले यह उसी ED CBI को बदनाम करते हैं। खुद उसी जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग करते हैं। जो लोग जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे अपनी याददाश्त ताज़ा करने का आग्रह करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूँ पहले कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता था। साल 2013 में दिवंगत मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इसी जांच एजेंसियों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है, यह आपको जेल में डाल देगी। मुलायम सिंह का वर्डिंग है। राज्यसभा में पीएम मोदी साहब ने कहा था कि अभी तक केंद्र सरकार की मदद से स्वयं सहायता समूह की 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। अब आने वाले वर्षों में लखपति दीदी की इस संख्या को बढ़कर 3 करोड़ किया जाएगा, यह हो जाएगी। ये 8वां पॉइंट था। और 9वां पॉइंट था कि विपक्ष के वॉकआउट के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष 140 करोड़ लोगों द्वारा NDA को दिए गए जनादेश को नहीं पचा पा रहा है। और साफ दिख रहा था कि जो वोटिंग चल रही थी पार्लियामेंट में अशोभनीय थी। 10वां पॉइंट था कि पेपर लीक के मामले में राज्यसभा में कहा कि इस सदन में इस बात पर करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया? बाद में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। नीट में राजनीतिज्ञ और जिहादी, और उसका रिजल्ट भी आ गया, दिखाई दिया, पर्दाफाश हो गया सोशल मीडिया में कि इसमें टॉप करने वाले स्टूडेंट विशेष समुदाय के थे। और इस पर जो है इन्वॉल्व कौन कौन लोग थे जिन्होंने पेपर को लीक आउट किया था। एक जिहादी सोच के तहत यह कार्यक्रम हुआ था, जिसको नहीं बताया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि सदन में हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। देश के युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार किसी को भी माफ़ नहीं करने वाली है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आजकल इस विषय पर विपक्ष भी बंद है और तथा कथित जो मीडिया है जो वो भी वामपंथी प्रगतिशीलवादी जितने हैं वो चुपचाप मुँह बंद के बैठे हुए हैं। देखिए क्या होता है कि इमरजेंसी का लगना, इस पर बात होना, और जब जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है समीक्षा होना और वोटिंग करना नहीं भूलना चाहिए। 1967 से लेकर के 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही संसद में भारी बहुमत से अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया था। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा था। इसके लिए वो अपने प्रधान सचिव PN हक्सर, सुना होगा आपने, ये तो पढ़ लेना, वो जो इंदिरा गांधी के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, एक उस पर भरोसा किया था। इसके अलावा परमेश्वर नारायण हक्सर PN हक्सर के सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया था। इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया, जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गई थी। 1969 में 2 भागों में कांग्रेस को सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुराने गार्ड शामिल थे। तो यह कांग्रेस आर जो इंदिरा जी की एक गैर थी की ओर थी, आर भागों में बढ़ गई थी, मतलब वो और आर में बढ़ गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया था। इंदिरा गांधी की पार्टी, जो उनके समर्थक पुरानी कांग्रेस ने ज़्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था बनाई थी। दूसरी ओर कांग्रेस आर के सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया था कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखने पर पूरी तरह से निर्भर करती है, और दिखावटी जो चाटुकारिता प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। मतलब जो बोलते ना, राजाओं के समय होते थे जो उनकी चाटुकारिता करने वाले कवि और गुणगान करने वाले और प्रचार प्रसार करने वाले, यह स्थिति हो गई थी उस समय। आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों के बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित किया गया था। मतलब उनकी मर्जी के, उनकी पसंद के लोग हैं ना, मेरे कहने का मतलब है, उनको वहाँ पर डाला गया था। मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, चाहे मुख्यमंत्री हों और चाहे कोर कमेटी के मेंबर हों, ये केंद्र में जो भी है अधिकारी हों, वरिष्ठ अधिकारी, इस तरह से सिविल सेवा का भी चलता था। इंदिरा गांधी की उस सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। तो अनेक जो कारण थे 1971 के जो चुनाव, लड़ाई के बाद, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी का लोक लुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया था कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें विशाल बहुमत 518 में से 352 सीटें उन्होंने जीती थी। और जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस आर, मतलब कांग्रेस के इंदिरा जी की कांग्रेस असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है। इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये असली कांग्रेस के गुहा जी ने कहा था। दिसंबर 1979 में इसके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के से स्वतंत्रता दिलाई गई। अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
यह उस समय अपने चरम पर बात थी। उनकी जीवनी लेखक इंद्र मल्होत्रा एक लेखक थे के लिए भारत की साम्राज्य के रूप में उनका वर्णन उपयुक्त लग रहा था। नियमित रूप से यह तानाशाह होने का और व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें द्रोह के समान माना था। और बाद में बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, जबकि यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी नहीं कही। 1975 की बात है और मेरे को लगता है कि गर्मी का मौसम था। अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिख रही थी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया था और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। आकाशवाणी होती थी उस समय, रेडियो आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। अभी पता नहीं महिलाओं की प्रगति के लिए कौन सा कदम रखा गया था, यह पकड़ से बाहर है। लेकिन अभी हाल में 2014 के बाद महिलाओं को गैस का चूल्हा और उनकी आंखों में जो आंसू निकल रहे थे आग फूंक फूंक करके वो ख़त्म हुए थे। आपातकाल लागू कराने के बाद आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा, लालू की लड़की का नाम सुना होगा, मीसा जो कानून था उसके नाम पर लालू प्रसाद ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसमें जयप्रकाश नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी और पत्रकार जो उस समय यंग हुआ करते थे, जो शर्मा जी आपकी अदालत, तो ये सारी चीज़ जो है उस समय जो है एक अच्छा विषय नहीं था। उस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो भूमिका और सिखों का भी जो विरोध हुआ था, तो सिखों ने भी इसका विरोध किया था। तो इमरजेंसी का उस समय समकालीन जो तो वो राष्ट्रवादी सिख थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। ये नहीं कि आज फांसीवादी प्रवृत्ति का जो है वहाँ माहौल बना है, पंजाब में नशाखोरों का माहौल बना हुआ है, ये नहीं था। अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 350 से घट करके उस समय इंदिरा गांधी जी की जो है 153 पर कांग्रेस जिसको इंदिरा कांग्रेस जो भी बोले आप, रह गई थी। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और मोरारजी देसाई जी यहाँ पर जो है क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री। संक्षेप में बता रहा हूँ इन चीज़ों को। लोकसभा को भंग करके चुनाव की घोषणा करती हैं इंदिरा जी, और यह सब जो है आपने देखा कि चुनाव हुए, जो लोग समकालीन लोग थे उन्होंने चुनाव देखे और जब देखा इंदिरा जी ने भापा कि भाई यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, चुनाव करने चाहिए, तो लोकसभा भंग करके चुनाव हो गई, गैर कांग्रेसी सरकार बनी और 153 सीट पर सिमट कर कांग्रेस रहेगी। और मेरे ख्याल से लगता है उसके बाद लगातार यह स्थिति चलती रही है। तो ये जो है अपने काम को भी जिनके बोलते हैं, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। 12 जून 1975 की बात है। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया था। 6 साल के लिए पद से बेदखल भी किया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का गलत प्रयोग करना, 14 आरोप सिद्ध किए थे इंदिरा गांधी जी पर। अब इंदिरा जी इंडिया जी इंदिरा, ये सारा न्यायपालिका का उपवास होना, तो इस हिसाब से तर्क है कि
जो वर्तमान सरकार है वो तो सही काम कर रही है, वो इस प्रकार के काम नहीं कर रही, तानाशाही नहीं कर रही है, लेकिन अपने इतिहास को जो कि हुड़दंगबाजी पार्लियामेंट में मचा रहे थे, इन जो 10 पॉइंट मैंने बताया आपको, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 10 पॉइंट को बता रहे थे, उन पर हुड़दंगबाजी कर रहे थे। आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हम कितने और कितने गलत और कितने सही हैं। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रकार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त मिली थी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा और 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा जी से के न रहते हुए भी इस्तीफा देने पर देश भर में रोज़ प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। वो याद होगा ना, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू किया था। ये सारी चीज़ें हैं, इतिहास में दर्ज है। और थोड़ा बहुत जो लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय जो है स्थिति खराब थी, किस प्रकार से परेशान थे पूरे देश में लोग, आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी थी। तो कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ पर कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। और भी कई चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं जिनका मैं समय समय पर ई-गैसेट पब्लिक ग्रुप के माध्यम से आप तक समीक्षा करके भेजता रहता हूँ। आप हमारे चैनल ई-गैसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और इस प्रकार के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक विषयों पर जानकारी लेते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।